और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे नेपाल में आई तबाही का। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष, नेपाल में तबाही के बीच जिंदगी की तलाश जारी है, क्योंकि हर वो कोशिश की जा रही है जिसमें किसी भी ज़िंदगी को बचाया जा सके। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार हैं, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर पीके जोशी जी हैं, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जेएनयू से ताल्लुक़ रखते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा डॉक्टर वीडी पटनी हैं, पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ हैं और जियोलॉजिस्ट हैं। हिमालयन क्षेत्र पर विशेष तौर पर आपका काम है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष कुमार जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि अब सबसे बड़ी जो चिंता है वो एक एक जिंदगी को बचाने की है। कैसे इस मुश्किल टेरेन में, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, रात के वक्त में हमारे पास लाइट नहीं है, कैसे वहाँ पे काम चल पा रहा होगा, उसको बढ़ाया, उसकी तेजी कैसे की जा सकती है? जी, मुझे ये संदर्भ याद आता है। पहले तो मेरा हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंस टू ऑल अफेक्टेड फैमिलीज। ये बड़ी संवेदनशील चीज़ है और ख़ास करके ये देखा जाए ये बड़ी त्रासदी भी है। और इस त्रासदी में मुझे एक रिफ्लेक्शन होता है गुजरात अर्थक्वेक और नेपाल अर्थक्वेक का। ये दोनों भीषण त्रासदी हुई थी और उसमें बड़े लेवल पे रेस्क्यू ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करना था, जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी भी होती हैं। और यहाँ पे खास करके जो आपने देखा अभी तक, ये ऑपरेशंस को जो शुरू किया गया है उसमें बहुत हेडवे नहीं मिला है। क्योंकि इसमें हेडवे इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मलबा भरा हुआ है चारों तरफ, और उस मलबे को निकालना और क्लीन करना, डीसिल्ट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, पहले लोगों को ढूंढना वो कहाँ पे हैं फंसे हुए, और दूसरी जो उसके बाद होगी कि उसके बाद उनको वहां से निकालना। बट इसके बाद जो तीसरी और चौथी जो बात शुरू होगी, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेस है जो हिंदुस्तान का, जो वहाँ पे जाना है और वहाँ पे काम करना है, पूर्व में जैसे उन्होंने किया है उस तरीके से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ, जैसे भारतवर्ष ने नेपाल अर्थक्वेक में अपना सहयोग दिया था, और उसी तरीके से ये सहयोग जो जारी रखने की कमिटमेंट है जो अभी मैंने सुना, तो इसके साथ ये बड़ी अच्छी बात होगी कि कोऑर्डिनेशन जो और भी इंटरनेशनल एजेंसीज होंगी उनके साथ करना। तीसरी जो बात होगी कि कम्युनिकेशन और पावर को रिस्टोर करना, ये वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं नहीं होंगी, और कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट का मतलब वही है। और उसके बाद लोगों से संपर्क करके, और भी एजेंसीज एक दूसरे से संपर्क करके लोगों को निकाले। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसी परिस्थिति, वर्तमान में तो ये परिस्थिति है, दूसरी जो परिस्थिति सामने आएगी कि इनसे लोग जो प्रभावित हुए हैं उनको कैसे रिहैबिलिटेट करना है, इमीडिएट रिकवरी के बाद रिहैबिलिटेशन। तो अभी एक प्लान ऐसा होना चाहिए कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ साथ हमें रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन की भी तैयारी बिल्कुल उस दिशा में भी काम करने की जरूरत होगी, तब शायद बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जी सर, मैं बाकी मेहमानों को भी जोड़ लेता हूं। मैं आता हूं आपके पास में। प्रोफेसर पीके जोशी जी, सवाल ये है कि इतनी बड़ी त्रासदी की जो हम सबने दुनिया भर में तस्वीरें देखी, सबकी रूह कांपने वाली वो तस्वीरें, अपने आप में भयावह तस्वीरें हैं। वजह को लेकर बहुत प्रकार की थ्योरीज पे काम हो रहा है। आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी जानकारी क्या कहती है कि क्या बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हमको देखने को मिली है? जी नमस्कार। मूल रूप से जब हम इस त्रासदी की बात करते हैं तो ये आइस रॉक एवलांच इसका मुख्य कारण माना जाता है। लेकिन अगर आप हिमालय को देखें तो वो चार तरफ से वो मार खा रहा है। एक, वो अपने में स्वयं सेंसिटिव रहा है शुरू से ही। फिर दूसरा, क्लाइमेट चेंज के नाते जो टेम्परेचर राइज जो हो रहा है उससे वहाँ के जो ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, या जो परमाफ्रॉस्ट जो है वो वीक हो रहा है। तीसरा, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ने के नाते आपको ज्यादा जगह की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जो हमारी लैंड यूज प्लानिंग जो है वो लोग नदी के निकट ज्यादा रह रहे हैं। जो पहले ये होता था कि लोग नदी के निकट खेती के स्थान चुनते थे, लेकिन अब आवास वहां पे बनने लगे हैं। और चौथी बात जो है वो ये है कि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हिमालय के अनुरूप जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये चार मुख्य कारक रहे हैं जो हिमालय में हमेशा, चाहे वो अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड हो, फ्लड्स हो, उसके मुख्य कारक रहे हैं। लेकिन जो ये जो एक जो इंसिडेंस हुआ है, ये मूल रूप से आइस रॉक एवलांच हुआ है,
जो लेंदे नदी के पास हुआ, फिर उसके बाद भूटे कोसी से होते हुए त्रिशूली तक हम लोग उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। और अब ये माना जा रहा है, और जैसा कि आपने भी बताया, कहीं ना कहीं तो भारत के जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो इलाके हैं जहाँ नारायणी और गंडक नदी जो है, उसमें भी हो सकता है इसका कोई असर देखने को। जी डॉक्टर पटनी, क्योंकि क्या हम इतने इक्विप्ड हैं, क्या हमारे पास इतनी तकनीक मौजूद है कि इतनी बड़ी घटना में अगर हमें कुछ अर्ली वार्निंग साइंस नज़र, कुछ सिम्टम्स या कुछ ऐसे इंडिकेटर्स नज़र आ रहे थे, तो क्या हम इतनी बड़ी घटना में उसके जो इम्पैक्ट था उसको क्या कम कर सकने के लिए हम तैयार थे, या ऐसी एक व्यवस्था हो सकती थी? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर पटनी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। प्रोफेसर जोशी ने काफ़ी कुछ बताया है। आपको एक बात बताऊं, अगर ये ग्लाफ होता, ग्लेशियर लेक होती माना इन केस, और लबालब भरी होती, तो सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू हमको पता चल जाता है कि लेक का साइज बढ़ रहा है, ओवरटॉपिंग होने वाली है उसकी। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये लैंडस्लाइड डैम बन जाता, कोई पीछे पॉन्डिंग हो जाती, जैसे कई जगह को हुआ है, कारगिल में 17 किलोमीटर लंबी एक पुख्तल रिवर पे पॉन्डिंग हो गई थी, तो वो भी सैटेलाइट इमेजरी से आपको वार्निंग मिल जाती है। ये एक ऐसा इंसिडेंट है, ये बीच का कुछ है, जिसमें कि जैसे प्रोफेसर जोशी बता रहे थे कि आपका जब मेल्ट आउट प्रोसेस, ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, इस जगह पे जहाँ 5170 मीटर, लगभग 5170 मीटर पर ये हादसा हुआ है, वहाँ का टेम्परेचर आज के हिसाब से, आजकल के हिसाब से -1 या 0 डिग्री होना चाहिए थे, मगर लोग बताते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर 5 to 6 डिग्री सेल्सियस था। और जब इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर मेल्ट आउट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे पानी जो है चट्टानों के नीचे भी जाने लगता है, और स्नो के जो पैक्स होते हैं उनका कोहेजन खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि जब ये हादसा हुआ है, इतना ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है कि USGS ने रिकॉर्ड करके अपने उसमें बताया है कि 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। जस्ट इमेजिन कि इतना बड़ा लैंडस्लाइड जिसने 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जनरेट कर दिया। और जब ये हुआ, मेल्ट आउट प्रोसेस स्टार्ट हुई, धीरे धीरे चट्टानों के बीच में ये पानी जाने लगा, और नीचे को स्लोप जो है, स्लोप कभी एक्टिव रेन से नहीं होते इन जगहों पे, वो मेल्ट आउट प्रोसेस से होता है, ग्लेशियर मेल्ट होता है, तो ये पूरा चट्टानों के साथ पूरा मटेरियल नीचे आ गया, और जो आपका लेंदे रिवर है उसको इसने कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद जो स्नो ऊपर से आया है मेल्ट होके, वो इतना तेज था, उसने उस पॉन्डिंग को भी ऐड कर लिया, और नीचे एक थिक वाटर कॉलम आया। अब सवाल आपने जो पूछा है, क्या इससे बच सकते हैं, आपको एक बात बता दूं, ये सडन प्रोसेस है, फोर्स मेजर इसको मैं कहूँगा। मैंने आपको जैसे बताया, लैंडस्लाइड डैम, ग्लेशियर लेक को तो हम समझ जाते हैं, कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम से हम अपने को बचा लेते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक ही चारा हो सकता है, आज के युग में बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम को इतना रोबोस्ट बना दिया जाए, और सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू हम उस एरिया की स्टडी करें। स्टडी करने के बाद इन एरियाज में जो वल्नरेबल है, हाई एल्टीट्यूड पे, मोर देन 15,000 फीट पे, उनको थोड़ा सा मॉनिटर करते रहें। मगर एक बात आपको बताऊं, सबसे बड़ा खतरा अब आने वाले समय में जो जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं नीचे डाउन स्ट्रीम में, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा। बिल्कुल, बहुत से सवाल हैं जिसको लेकर उत्तर खोजने की जरूरत होगी संतोष जी, क्योंकि बहुत जरूरी है फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी को सबसे पहले रिस्टोर करके, जिस बात का जिक्र आप कर भी रहे थे, तेजी से आगे बढ़ा जाए। लेकिन चुनौती भी सबसे बड़ी वही है, हर गुजरता वक्त एक लम्हा किस प्रकार की बड़ी चुनौतियां दे रहा। छोटा सा जवाब। बिल्कुल, हमने जब सिक्किम का इस तरह से फ्लडिंग हुई थी अभी कुछ साल पहले, तो उसमें भी इसी तरह की करीब दिक्कतें थी। इम्पॉर्टेंट यह है, और इसका जो सिक्किम का ये 4 गुना बड़ा या 10 गुना बड़ा कह सकते हैं ये हादसा है जी। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद है, जब मैं सार्क का निदेशक था, तो उस समय 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई थी ग्लोव को लेकर। एक सबसे बड़ी बात हुई थी, क्योंकि ऐसे हादसे में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो उन्होंने कहा पाटिल जी ने, वो एक बहुत महत्वपूर्ण, उसके लिए इनिशिएटिव दिए गए। दूसरी जो सबसे बड़ी इनिशिएटिव दिए गए, रीजनल रिस्पांस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की बात, क्योंकि एक कंट्री ऐसे बड़े हादसे में, एक कंट्री अकेला इस तरह के हादसे से निकल नहीं सकता है। तो एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए एक सामने सभी लोगों ने इसमें सहमति जताई थी, और एक रीजनल रिस्पांस मैकेनिज्म के लिए सारी कंट्रीज ने
सहमति जताते हुए इसके सिग्नेटरी बने, लेकिन अभी वो व्यवस्था पूरी तरह से चलन में नहीं आ पाई है। जमीन पे वो व्यवस्था दिख नहीं रही है। हालांकि भारत सरकार ने बहुत कोशिश की है इसको लेके कि आगे बढ़ें और इसको मजबूत करें, लेकिन अभी इसमें व्यवस्था में काफी काम करना बाकी है। इस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत ही मजबूत होने चाहिए रीजनल मैकेनिज्म के हिसाब से, कि हर कंट्री ट्रांस बाउंड्री इश्यूज हैं और इस तरह के ट्रांस बाउंड्रीज हिमालय में अभी संभावनाएं बढ़ रही हैं। ठीक है जोशी जी, क्योंकि सर थोड़ा समय की सीमा, जोशी जी क्या आपको लगता है कि अगर वो डेटा शेयरिंग का मैकेनिज्म जिसका जिक्र संतोष जी कर रहे हैं, अगर वो बेहतरी से लागू हो तो क्या एक संभावना पनपती है कि हम इस प्रकार के खतरों को जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकें? जी जरूर। जब भी हम हिमालय जैसी भूभागों की बात करते हैं जिसमें सिर्फ एक देश की इंटरेस्ट नहीं है, जबकि समूह है देशों का जिनका इंटरेस्ट है, तो उन सबका कॉपरेशन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, साथ के साथ हमारे पास सैटेलाइट डेटा अवेलेबल है, तो हमारे पास ऐसे सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है कि हम रियल टाइम में इन चीजों को मॉनिटर करें और उसको यूज करते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम जो भी हम जिसकी भी संकल्पना करते हैं उसको और सशक्त बनाए, ताकि हमारे पास फील्ड में भी कुछ सेंसर्स हो, सैटेलाइट भी हो और सारे जो देश हैं वो इकट्ठे मिलके इसके लिए काम करें। अगर ऐसा हो पाया तो शायद हम इस तरह के इम्पैक्ट्स को कम कर सकते। जी डॉक्टर पट्टी, छोटा सा जवाब, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को लेकर भी बहुत चर्चाएं इस पूरे घटनाओं की तस्वीरों के बाद शुरू हो गई है, उस नजरिए से भी इसको देखा जाएगा, उस दिशा में भी सोचने की जरूरत है? बिल्कुल सर, ये क्लाइमेट चेंज ही है। आज जहां हम बैठे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से बैठे हैं। आप देखिए ना, ओवरऑल टेम्परेचर हिमालयस का 1.5 डिग्री बढ़ गया और ये ग्लोबल वार्मिंग ये धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी और ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें अलर्ट होना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? 16,000 17,000 फीट पे इस तरह के हादसे हो रहे हैं। ऋषिगंगा अब देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ था। तो अब सवाल है इसका डिटेल में इन डेप्थ स्टडीज किए जाए, उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए सोचा जाए क्या करें। जो नीचे लो लाइन पे एरियाज पे जो हमारे लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा फिर उठाना पड़ेगा वहां से, हमें और कोई चारा नहीं है। आप नेचर के अगेंस्ट इस तरह से नहीं बैठ सकते। आप टाइम फॉर एक्शन को लेकर जो बात वर्ल्ड वाइड या ग्लोबल फोरम पे होती है उसका वक्त आ चुका है और शायद वक्त रहते ही हमको कदम उठाने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी अनुमति दे रहा तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका।